हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो पिछले लेक्चर तक हमने कवर कर लिया था हमारा ओवर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1 मोलर अगर हम NaCl लेते हैं तो ओवर पोटेंशियल के कारण क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही थी और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी। ठीक है, आज हमने उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो जिसने अभी तक पिछले वाला वीडियो वॉच नहीं किया है वो पहले पिछले वाला वीडियो वॉच कर ले। वीडियो का लिंक आपको आई टैब में ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, आई टैब पे क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, या आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे वीडियो लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने किया कि जब हम 1 मोलर NaCl ले रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास एक्वस NaCl लिया था हमने, क्लोरीन गैस मिली थी एट एनोड और हाइड्रोजन गैस मिली थी कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तब तो हमने पढ़ लिया एनोड पे हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमारे पास क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन अगर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होती है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होती है, तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पे, ठीक है, और कैथोड पे मिलेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। और अगर 1 मोलर से ज्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन, तब क्या होगा, सेम क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। और अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये जनरलाइज टेबल है जो आपको याद रखना है कि अगर 1 मोलर है तब तो हमने ओवर पोटेंशियल के कारण पढ़ा, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड व्हाइल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। अगर 1 मोलर से कम है कंसंट्रेशन तो क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे, कैथोड पे तो हमेशा ही हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। और अगर 1 मोलर से ज्यादा है, 1 मोलर से ज्यादा है मतलब इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो 1 मोलर से कम है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है मतलब लेस देन 1 मोलर, कंसंट्रेटेड बोला है मतलब ग्रेटर देन 1 मोलर, और 1 मोलर बोला है तब तो हमने ओवर पोटेंशियल वाला केस पढ़ लिया है। ठीक है, एक तो आप ये टेबल बना लो, और NaCl की जगह आपको KCl भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम तो यहाँ कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा, तो NaCl की जगह आपको क्या दे सकते हैं, KCl भी दे सकते हैं, तब भी प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसको जनरलाइज करते हैं कि अगर आपसे कभी भी पूछा कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, क्या प्रोडक्ट बनेगा। NaCl KCl का हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि वो CPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें ओवर पोटेंशियल का थ्योरी पार्ट डिस्कस करने वाला था। ठीक है, अब जनरलाइजेशन में दो केस बनते हैं। देखो, पहला होता है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड करवाते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जैसे मैं मोल्टन PbCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, आपको क्या चेक करना है कि जिसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, क्या उसमें जो मेटल है और जो प्लेटिनम हमने यहाँ यूज किया कुछ कॉमन है? नहीं, प्लेटिनम यहाँ पे है और यहाँ पे लेड है, तो मतलब मेटल कॉमन नहीं है। अगर मेटल कॉमन नहीं है तो मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अगर मैं कराता मोल्टन या एक्वस ले लेते हैं, एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तब देखो कॉपर कॉपर कॉमन चीज आ रही है, तो मतलब वो क्या बन जाता, कंसर्न्ड, वो इनर्ट ना रहता। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर मेटल कॉमन नहीं है तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, अगर मेटल कॉमन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, कंसर्न्ड। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे हमारा इनर्ट सिस्टम, उसके बाद हम कंसर्न सिस्टम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हमारा इनर्ट सिस्टम वाला इलेक्ट्रोलिसिस है
तो आपने क्या चेक करना है, आपके पास मेटल होगा कटायन पे, ठीक है, मेटल का कटायन होगा जो हमेशा कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे, ठीक है, मेटल कटायंस हमेशा कहाँ मूव करेंगे, कैथोड पे, और जो अनायंस होंगे वो हमेशा मूव करेंगे एनोड पे। कैथोड पे ये जाके रिड्यूस हो जाएंगे और एनोड पे ये जाके क्या हो जाया करेंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब जैसे मोल्टन PbCl2 की हम बात करते हैं, जब मैं मोल्टन PbCl2 की बात करता हूं, मोल्टन मतलब लिक्विड PbCl2, इसके अंदर वाटर ऐड नहीं किया, तो हमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे, देखो एक तो लेड आयन मिलेगा और एक हमें मिलेगा क्लोराइड आयन। लेड आयन हमारा जाएगा कैथोड की तरफ और वहां जाके रिएक्शन शो करेगा, क्या रिएक्शन शो करेगा, रिडक्शन करवा लेगा, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, लेड। जबकि क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कैसे ऑक्सीडेशन होती है इसकी, 2 क्लोराइड गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। विदाउट, समझ आया यहाँ तक? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने कैसे लिखी, देखो Cl माइनस में ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करना है, तो -1 से मैं 0 में ले गया, उसके बाद बैलेंसिंग तो हमें आती है करनी, ठीक है, विदाउट। तो ये दो रिएक्शंस होंगी एनोड और कैथोड पे जब हम PbCl2 की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मोल्टन PbCl2 की। कोई डाउट? मोल्टन NaCl हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, मोल्टन वाले में तो कुछ है ही नहीं है, एक ही कटायन होगा, एक ही अनायन होगा। मोल्टन मतलब प्योर चीज, बस लिक्विड स्टेट में है, प्योर चीज है तो मतलब मल्टीपल कटायन मल्टीपल अनायन हो ही नहीं सकते। एक ही कटायन होगा, आपके पास एक ही अनायन होगा, कटायन की रिडक्शन कर दो, अनायन की क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक्वस सिस्टम वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे रिएक्शन प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस PbCl2। एक्वस NaCl तो हमने डिस्कस कर ही लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एक्वस PbCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब देखो, पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या इनर्ट सिस्टम बना, बिल्कुल बना, प्लेटिनम, और यहाँ पे तो कुछ प्लेटिनम है ही नहीं, मतलब मेटल कॉमन नहीं है। अगर मेटल कॉमन नहीं है तो मतलब इनर्ट सिस्टम बन गया, इनर्ट सिस्टम बन गया। लेकिन यहाँ एक्वस PbCl2 है, एक्वस PbCl2 मतलब PbCl2 तो है ही है, साथ में वाटर भी है। तो देखो अब आपने कैसे करना है, NaCl वाला केस भूल जाओ, वो एक एक्सेप्शन थी जो आपको याद ही रखनी है एक तरह से, वहां पे हम जनरलाइज नहीं कर पाए थे, यहाँ पे मैं आपको जनरलाइज सिस्टम बता रहा हूँ। PbCl2 से हमें क्या मिलेगा, देखो लेड आयंस और क्लोराइड आयंस। जबकि अगर हम वाटर की बात करें, वाटर से हमें एक H+ मिलेगा और एक OH मिलेगा। तो मल्टीपल कटायन मल्टीपल अनायन, कटायंस कौन कौन से हैं, Pb+2 और H+, ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। लेकिन दिक्कत ये है कि चले तो दोनों कैथोड पे जाएंगे, लेकिन रिड्यूस एक ही होगा। कौन रिड्यूस होगा, जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है। याद रखना, अगर आपके पास मल्टीपल कटायंस हैं, रिड्यूस वही होगा जो नीचे लाई करता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। अब बताओ, लेड आयन और H+ आयन कौन नीचे लाई करता है, ऑफकोर्स H+ आयन नीचे लाई करता है। तो H+ आयन की रिडक्शन होगी, तो H+ आयन की रिडक्शन कैसे, देखो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, H2। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। अब जो अनायंस हैं वो एनोड पे मूव करेंगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब जनरलाइज केस में क्या है, अगर आपके पास OH नेगेटिव पड़ा है तो हमेशा वही ऑक्सीडाइज होगा, याद रख लो, OH नेगेटिव ही ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होके वो क्या बनाता है, ये चीज, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, गुड आउट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो अगर OH नेगेटिव पड़ा है तो अनायन में तो वही ऑक्सीडाइज होगा हमेशा, और एक्वस में OH होगा ही होगा क्योंकि वाटर आएगा। कैथोड पे मल्टीपल कटायंस मिलेंगे, जो कटायन सबसे नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी रिडक्शन करा दो। हाइड्रोजन नीचे लाई करता है एज कम्पेयर टू लेड, उसकी रिडक्शन करा दी।
आसान है, ठीक है। अब अगर हम यही काम करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ, देखो PbCl2 की जगह हम ले लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तब देखो एक्वस कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 प्लस वाटर। CuSO4 से मुझे क्या मिला, कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। वाटर से मुझे क्या क्या मिलेगा, H प्लस आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो कटायंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, तो कॉपर आयन और H प्लस ये गए कैथोड की तरफ, लेकिन रिएक्शन तो एक ही शो करेगा। कौन शो करेगा, जो नीचे लाई करता है। अब हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन नीचे लाई करता है, हाँ बिल्कुल सही, कॉपर आयन नीचे लाई करता है। तो इसकी रिडक्शन करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन दे करा दो, इसे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराए, न्यूट्रल हो गया। अब अनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड पे, तो सल्फेट और OH नेगेटिव ये गए एनोड पे, लेकिन रिड्यूस तो फिर से एक नहीं होना है, तो कौन रिड्यूस होगा, मैंने आपको सिखाया जब OH है तो OH ही रिड्यूस होगा, और उसकी रिएक्शन आप याद रख लो, ठीक है, कि क्या बनती है ये चीज। गुड आउट। तो मतलब ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी एनोड पे और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, हाँ बिल्कुल सही, ब्लू कलर होता है। और वो ब्लू कलर क्यों होता है, कॉपर आयंस के कारण। अब कैथोड पे कॉपर आयंस कम होने लग गए, तो धीरे धीरे कॉपर आयंस के कारण जो कलर ब्लू कलर था वो भी क्या होने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा, क्योंकि कॉपर आयंस बचे ही नहीं। अब तो वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। कॉपर आयंस के कारण ब्लू कलर होता है, तो ब्लू कलर विल फेड, तो धीरे धीरे ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। गुड आउट, समझ आ गया ये चीज। तो ये है हमारा छोटा सा पार्ट, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कंसर्न्ड इलेक्ट्रोड्स। वो बहुत आसान है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कंसर्न्ड इलेक्ट्रोड्स। कंसर्न्ड इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको सिखाया, जैसे कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस ले लेते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब देखो यहां पे मेटल आयन तो कॉमन आ गया। जैसे ही आपने देखा कि मेटल आयन कॉमन है, मतलब वो कौन सा सिस्टम है, कंसर्न्ड सिस्टम। और कंसर्न्ड सिस्टम की एक बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, जो मेटल कॉमन है वही ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूस होता है। कुछ नहीं चेक करना, बस जो मेटल कॉमन है वही ऑक्सीडाइज होगा हमेशा, वही क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब कॉपर कॉमन है तो जो एनोड पे रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर आयन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और बिना सोचे समझे कैथोड पे इसकी उल्टी रिएक्शन लिख दो, क्या चीज, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर। सबसे आसान चीज। गुड आउट। क्या इस केस में ब्लू कलर फेड होगा, देखो ब्लू कलर किसके कारण था, कॉपर आयंस के कारण। जब हमने पिछला केस डिस्कस किया तो उसके अंदर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस होकर कॉपर बना रहा था, तो ब्लू कलर फेड हो गया। यहाँ पे क्या है, जितना कॉपर आयन कम हो रहा है उतना ही बन भी रहा है, जितना कैथोड पे उसकी रिडक्शन हो रही है उतना ही वो बनता जा रहा है नोड पे, तो ब्लू कलर फेड यहाँ नहीं होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू कलर विल नॉट फेड। अगर हम इनर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं तब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ब्लू कलर फेड हो जाता है, लेकिन अगर हम कंसर्न्ड सिस्टम बनाते हैं तब ब्लू कलर फेड नहीं होता, ठीक है। अब इसी में एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस
PbCl2, चाहे एक्वस ले लो चाहे मोल्टन ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न सिस्टम आ गया तो बस उसी कॉमन मेटल के ऑक्सीडेशन, उसी की रिडक्शन, तो एक्वस आए या मोल्टन आए, घबराने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस PbCl2 यूजिंग लेड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने देखा लेड लेड कॉमन आ गया, मजा ही आ गया। तो क्यों? क्योंकि काम बड़ा आसान हो गया। एनोड पे वही मेटल ऑक्सीडाइज होगा, पीबी कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैथोड पे उसी की रिडक्शन हो जाएगी। तो मतलब कैथोड पे क्या बनेगा, Pb+2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू लेड। कोई डाउट? क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रोलाइज कर दो, आप उसके प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से बता दोगे। ठीक है, अब ये जो कंसर्न सिस्टम है, इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। कंसर्न सिस्टम की दो एप्लीकेशंस हैं। पहला तो है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो एनोड पे हमेशा हम क्या लेते हैं, इम्प्योर चीज, जैसे इम्प्योर कॉपर, और इसकी थिक शीट होती है। ठीक है, थिक शीट कह लो या कोई इलेक्ट्रोड कह लो, इम्प्योर कॉपर होता है। ठीक है, कैथोड पे हमेशा हम क्या लेते हैं, प्योर कॉपर। जो इम्प्योर है उसी की प्योर चीज कैथोड पे लेनी है। जैसे यहाँ ऊपर इम्प्योर कॉपर था तो कैथोड पे हमने क्या लिया, प्योर कॉपर। लेकिन शुरू में जब हम इसको लेते हैं तो ये बहुत पतली होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली एक बीकर लिया, देखो एक बीकर लिया, क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है तो एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही बीकर में चलने वाली है, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, एक कैथोड लगा दिया और एक एनोड लगा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया मान लो एनोड, और ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड पतला है, एनोड थोड़ा मोटा है, और हमें पता है एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, हाँ बिल्कुल सही, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिवली चार्ज कैसा होता है, कैथोड। ठीक है, अब एनोड पे हमने ले लिया इम्प्योर कॉपर, एनोड पे हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे हमने क्या ले लिया, प्योर कॉपर। अब आपको सॉल्यूशन में क्या लेना है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो हमें कॉपर के आयंस दे दे। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो हमें क्या दे दे, कॉपर आयंस दे दे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, जनरली कॉमन आयन, कि कॉपर एनोड पे भी कॉपर है, कैथोड पे भी कॉपर है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो हमें कॉपर आयंस ही प्रोवाइड कर दे सॉल्यूशन के अंदर। तो कंसर्न सिस्टम बन गया। तो क्या होगा, देखो कंसर्न सिस्टम की जो खासियत है वो क्या है, जो कॉमन मेटल है वही ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा। तो एनोड पे क्या होगा, कॉपर आयन बनता जाएगा, और कैथोड पे इसी की रिडक्शन होती जाएगी। तो मतलब हो क्या रहा है, एनोड पे कॉपर आयन सॉल्यूशन में आता जा रहा है, और कैथोड पे जाके ये चिपकता जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो विद टाइम एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड मोटा होता जाएगा। क्या इंप्योरिटीज ने रिएक्ट किया? नहीं, रिएक्शन तो कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर। तो इंप्योरिटीज पीछे ही रह जाएंगे एनोड पे। कोई डाउट? समझ आया? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं, मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, लिख लिया। अब इसमें एक पॉइंट जरूर नोट करना कि यहाँ तो हमने लिया सिर्फ इम्प्योर कॉपर, हमें नहीं पता इम्प्योरिटीज किसकी है, लेकिन हमेशा याद रखना मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इम्प्योरिटीज, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इम्प्योरिटीज are also oxidized, are also oxidized at anode along with concerned metal,
मतलब क्या है इसका, देखो अगर मैं यहाँ लिख देता कि इम्प्योर कॉपर है और कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज किसकी हैं, मान लो हमारे पास जिंक की, आयरन की, जिंक है इसके अंदर, आयरन है, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या लेंगे, गोल्ड ले लो और सिल्वर ले लो। तो इसके अंदर इन सब की इम्प्योरिटीज है, कॉपर तो है लेकिन इम्प्योर कॉपर है, मतलब इम्प्योरिटीज इन सब चीजों की है। तो देखो जो एनोड पे रिएक्शन है ये तो होगी ही होगी जो हमने पहले लिखी है, लेकिन साथ में जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इससे ऊपर लाई करती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर से जो ऊपर लाई करती हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो देखो जिंक और आयरन कॉपर से ऊपर लाई करता है, तो जिंक भी साथ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन भी साथ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा नहीं है कि कॉपर के साथ रिड्यूस भी हो जाएंगे जाके, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो एनोड पे अगर आपको इंप्योरिटीज मेंशन की गई हैं तब आपको ये देखना है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज भी ऑक्सीडाइज होंगी। अगर आपको इंप्योरिटीज मेंशन नहीं की हैं जैसे हमने पहले किया कि हमने सिर्फ इम्प्योर कॉपर लिखा, तब कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉमन मेटल है बस उसी को ऑक्सीडाइज करो और उसी को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। अब जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर नीचे लाई करती है कॉपर से भी, तो उसको हम बोल रहे हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे ही इकट्ठी हो जाती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, ट्रेसेस में होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज लाइक सिल्वर एंड गोल्ड do not get oxidized and are accumulated below anode and are known as anode mud। ऑक्सीडाइज तो होंगी नहीं ये क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, लेकिन ये एनोड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाती है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कंसर्न सिस्टम की, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, मान लो आपने एक स्पून के ऊपर कोटिंग करनी है किसी चीज़ की, क्यों, ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए। ठीक है, हो सकता है हम कोई सुपीरियर मेटल कोट करना चाहते हो किसी इंफीरियर चीज़ पे। ठीक है, तो जिस चीज़ पे कोटिंग करनी है, जैसे स्पून पे कोटिंग करनी है, तो उसको हम कैथोड पे रखते हैं। तो कैथोड पे हम क्या लेते हैं, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। कैथोड पे हम क्या लेते हैं, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जैसे यहाँ पे कोई स्पून ले लो या कोई भी आर्टिकल ले लो। ठीक है, एनोड पे हम क्या लेते हैं, जिस मेटल की कोटिंग करनी है, ठीक है, मेटल टू बी कोटेड, मेटल टू बी कोटेड ओवर आर्टिकल। आपने आर्टिकल पे किस मेटल की कोटिंग करनी है वो एनोड पे रखोगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं सिल्वर की कोटिंग करना चाहता हूँ किसी स्पून पे। ठीक है, तो मेरा सिस्टम कैसे बनाना है, हमने देखो ये मेरा बीकर हो गया जहां मेरी रिएक्शंस चल रही होंगी। ठीक है, ये मेरा एनोड हो गया, एनोड पे मैंने प्योर सिल्वर ले लिया क्योंकि मैं सिल्वर की कोटिंग करना चाहता हूँ। कैथोड पे हम क्या लेते हैं, आर्टिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मान लो ये इस तरह से, ये मेरा कोई आर्टिकल है जिस पे मैं चाहता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए, तो वो मैं कहाँ रखूंगा, कैथोड पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिल्वर आयंस हो। अर्जेंटो सिल्वर साइनाइड हम यूज करते हैं बेसिकली सिल्वर की कोटिंग के लिए। ठीक है, अर्जेंटो सिल्वर साइनाइड। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। एक्सटर्नल बैटरी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी, कुछ नहीं सोचना, कॉमन सिस्टम हमने जनरेट कर दिया, कंसर्न सिस्टम, क्योंकि सिल्वर कॉमन है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का सॉल्यूशन। तो एनोड पे क्या होगा, सिल्वर आयन ऑक्सीडाइज होने लगेगा और कैथोड पे यही जाके क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा।
ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन आ रहा है और ये जाके इस आर्टिकल पे चिपक जाएगा। कोई डाउट? तो इस तरह से धीरे धीरे कोटिंग हो जाएगी। तो ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, प्रिंसिपल हमारा क्लियर है। तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट? ठीक है, याद रखिएगा कंसर्न सिस्टम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंसर्न सिस्टम को हम कई बार रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लेना वहां पे। कंसर्न सिस्टम को हम कई बार रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इसलिए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। कंसर्न सिस्टम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने देखा कंसर्न सिस्टम है तो जो मेटल कॉमन है उसी की ऑक्सीडेशन, उसी की रिडक्शन। अगर कॉमन नहीं है तब हमने पढ़ लिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। इसके नोट्स बना लो। क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब फैराडेस लॉ, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक।